प्यारे विद्यार्थियों, आज हम कृतिका भाग 2 का पाठ साना साना हाथ जोड़ जो यात्रा वृत्तांत है इसका सारांश बताने जा रहे हैं, जिसकी लेखिका मधु कांकरिया जी है। प्रस्तुत यात्रा वृत्तांत में लेखिका ने पूर्वोत्तर भारत के सिक्किम राज्य की राजधानी गैंगटॉक और उसके आगे के हिमालय की यात्रा का वर्णन किया है। उसने हिमालय के प्रतिक्षण बदलते प्राकृतिक सौंदर्य के साथ साथ मेहनत कशों के प्रति सम्मान का भाव प्रदर्शित किया है। लेखिका अपने सहयात्री मणि तथा ड्राइवर कम गाइड जितेन नार्गे के साथ सिक्किम की राजधानी गैंगटॉक और उसके आगे हिमालय की यात्रा पर जीप द्वारा निकलते हैं। सिक्किम की राजधानी गैंगटॉक शहर का सौंदर्य देखते ही बनता है। कहती ऐसा लगता है जैसे आसमान नीचे धरती पर बिखरा पड़ा हो। जब ऊंचाई पर चढ़ गई तो वहाँ पहाड़ी से जो गैंगटॉक शहर है उसको देखने पर ऐसा लग रहा था जैसे आसमान धरती पर फैला हुआ है। रात के अंधेरे में जो रोशनी थी, सारा शहर रोशनी से जगमगा रहा था। इस शहर की सुबह शाम रात सब कुछ सुंदर था। शहर की रहस्यमय सितारों भरी रात का सौंदर्य उसे सम्मोहित कर रहा था, अपनी ओर आकर्षित कर रहा था, वश में कर रहा था। उसके भीतर बाहर केवल शून्य था और उसके होठों से नेपाली युवती से सीखी गई प्रार्थना फूट पड़ी। साना साना हाथ जोड़ गर्दव प्रार्थना हामरो जीवन तिम्रो कौशली, अर्थात छोटे छोटे हाथ जोड़कर प्रार्थना कर रही हूँ कि मेरा सारा जीवन अच्छाइयों को समर्पित हो। ये बड़ा प्रभावित किया ये प्रार्थना जो नेपाली युवतियाँ कर रही थी। लेखिका और उसके सहयात्रियों को सुबह युमथांग जाना था। लेखिका को स्थानीय लोगों ने बताया था कि यदि मौसम साफ हो तो बालकनी से भी कंचनजंगा दिखाई देती है। लेखिका ने बालकनी में जाकर हिमालय की तीसरी सबसे ऊंची चोटी कंचनजंगा को देखने का प्रयास किया, पर मौसम खराब होने के कारण वह उसे दिखाई नहीं दी। पर उसे सामने तरह तरह के ढेर सारे रंग बिरंगे फूल दिखाई पड़े। युमथांग गैंगटॉक से 149 किलोमीटर 149 किलोमीटर की दूरी पर था। ड्राइवर कम गाइड जितेन नार्गे ने बताया कि रास्ते में हिमालय की गहनतम घाटियों और फूलों से लदी वादियाँ मिलेगी, जो तमाम तरह तरह की सुंदर सुंदर फूलों से ढका हुआ क्षेत्र मिलेगा। रास्ते में पाइन और धूपी के सुंदर पेड़ दिखाई देंगे जो उसी क्षेत्र में पाए जाते हैं पहाड़ी इलाकों में। पहाड़ी रास्ते पर एक स्थान पर सफ़ेद सफ़ेद पताकाएँ दिखाई पड़ी। नार्गे ने बताया कि यहाँ बुद्ध की बड़ी मान्यता है। जब किसी बुद्धिस्ट की मृत्यु होती है तो उसकी आत्मा की शांति के लिए शहर से दूर इन पवित्र स्थान पर आकर के 108 श्वेत सफ़ेद रंग की पताकाएँ लगा दी जाती है, और जब कोई शुभ कार्य करना होता है तो इसके स्थान पर रंगीन पताकाएँ लगाई जाती हैं। ऐसी मान्यता थी वहाँ की। कवि लॉन्गस्टॉक एक ऐतिहासिक स्थल है जहाँ पर तिब्बत के चीख से बमसन ने लेपचाओं के सोमेन से कुंजतेक के साथ संधि पत्र पर हस्ताक्षर किए थे। ये दो वहाँ की जातियाँ हैं जो एक संधि पत्र पर हस्ताक्षर किए थे इसी स्थान पर, कवि लॉन्गस्टॉक स्थान पर। करें कि यहीं पर जितेन ने बताया लेखिका को कि गाइड फिल्म की शूटिंग भी इसी स्थान पर हुई थी। लेखिका को युमथांग की सड़क पर बढ़ते हुए एक कुटिया में घूमता हुआ चक्र दिखाई दिया। नार्गे ने बताया कि यह चक्र धर्म चक्र का है, इसको घुमाने से सारे पाप धुल जाते हैं। लेखिका को लगा कि तमाम वैज्ञानिक प्रगतियों के बाद भी देश की आत्मा एक समान है, चाहे मैदानी क्षेत्र का हो या पहाड़ी क्षेत्र का हो। मैदानी क्षेत्रों में भी ऐसी मान्यता है कि गंगा में डुबकी लगा लेने से पाप धुल जाते हैं, तीर्थ कर लेने से पाप धुल जाते हैं। तो वहाँ पर ये मान्यता थी कि इस धर्म चक्र को घुमा देने से हमारे सारे पाप धुल जाते हैं। लोगों की आस्थाएं, विश्वास, अंधविश्वास आदि सब समान है। ऊंचाइयों पर बढ़ना, धीरे धीरे जीप ऊंचाई की ओर बढ़ने लगी। स्वेटर बुनती नेपाली युवतियाँ वजन ढोते नेपाली ओझल होने लगे थे, दूर होते जा रहे थे और ऊंचाई से घाटियों में छोटे छोटे घर दिखाई दे रहे थे। हिमालय अपने विराट रूप एवं वैभव के साथ आने वाला था। अब रास्ते वीरान, सकरे और घुमावदार हो गए थे। उन विशाल पर्वतों और घाटियों के ऊपर बने
कच्चे पक्के रास्तों से गुजरते हुए ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो हम किसी सघन हरियाली गुफा से हिचकोले खाते हुए निकल रहे हों। चारों ओर बिखरे प्राकृतिक सौंदर्य से प्रभावित होकर सैलानी झूम उठे। लेखिका रास्ते के प्राकृतिक सौंदर्य से प्रभावित होकर जीप की खिड़की से सिर निकालकर आसमान छूते पर्वतों के शिखर देखती, कभी जलप्रपातों को देखती तो कभी तीस्ता नदी के सौंदर्य को देखती। सैलानियों ने बहुत ऊंचाई से गिरते सेवन सिस्टर वाटरफॉल को भी देखा। लेखिका उस झरने के प्राकृतिक सौंदर्य में खो गई। वहाँ से आगे बढ़ने पर प्रतिक्षण बदलते हिमालय का प्राकृतिक सौंदर्य दिखाई पड़ा। हिमालय कहीं हरा तो कहीं पीला तो कहीं पलस्तर उखड़ी दीवार की तरह पथरीला दिखाई दे रहा था। बादलों के आने से सारा दृश्य बदल गया। चारों ओर पर्वत, झरने, फूलों और वादियों के दुर्लभ दृश्य थे। सब अपनी अपनी लय, तान और प्रवाह में बहते हुए चलते रहने का संदेश दे रहे थे। लेखिका का मन इस बिखरे सौंदर्य को इस प्रकार प्रभावित हुआ कि उसके भीतर बाहर की रेखा मिट गई, एक हो गया, सारी दुविधाएं समाप्त हो गई। उसने स्वयं को ईश्वर के निकट अनुभव किया। तभी उसका अतीन्द्रिय का मतलब इंद्रियों से परे संसार टुकड़े टुकड़े हो गया। ऐसा लग रहा था जैसे बिखर गया। यूमथांग की ओर बढ़ते हुए लेखिका ने देखा कि कुछ पहाड़ी औरतें पत्थर तोड़ रही है। उसमें से कईयों के पीठ पर उसके बच्चे बंधे थे। इतने स्वर्गीय सौंदर्य, नदी, फूलों, वादियों और झरनों के बीच भूख, मौत, दैन्य और जिंदा रहने की यह लड़ाई भी चल रही थी। वे औरतें रास्तों को चौड़ा करने में लगी हुई थी। लेखिका ने ऐसा ही दृश्य पलामू में भी देखा था। पलामू के जंगली और पहाड़ी एरिया में, जो झारखंड स्टेट में है। जहाँ लेखिका पत्थर तोड़ती पहाड़ी युवतियों से बातें कर रही थी, वहीं मणि और जितेन पहुँचे और उन्होंने कहा कि ये मेरे देश की आम जनता है, इसे तो आप कहीं भी देख सकती हैं। आप पहाड़ों की सुंदरता देखिए जिसके लिए आप पैसे खर्च करके आई हैं। लेखिका ने मन ही मन सोचा कि ये समाज से कितना कम लेकर उसको समाज को कितना अधिक लौटाती हैं। उसके परिश्रम के अनुरूप जो प्रतिफल मिलता है वो कितना कम है, जो पारिश्रमिक मिलता है कितना कम है। सैलानी निरंतर ऊंचाइयों पर चढ़ते जा रहे थे। हेयर पिन बैंड से तात्पर्य है जैसे बाल में लगा हुआ पिन सीधे जाकर के फिर पीछे मुड़ रहा हो। ऐसे पहाड़ी इलाके में जो रास्ते बने होते हैं, सीधे ऊपर जाकर के यू टर्न लेते हैं, फिर पीछे की ओर ऊंचाई पर जाते हैं, फिर ऐसे टर्न होते हैं। इस तरह के सब रास्ते थे वहाँ पर। हेयर पिन बैंड पड़ाव से पहले 7-8 वर्ष की आयु के ढेर सारे बच्चे स्कूल से लौट रहे थे, पढ़ करके ऊपर पहाड़ी से नीचे आ रहे थे। वे लिफ्ट मांग रहे थे। वे 3-3.5 किलोमीटर पहाड़ी चढ़ाई चढ़कर एकमात्र स्कूल में पढ़ने जाते थे। अधिकांश बच्चे अपनी माँओं के साथ काम भी करते थे। रास्ते खतरनाक होते जा रहे थे। जीप का जरा भी संतुलन बिगड़ जाए तो सीधी घाटी में गिरे। सड़क पर जगह जगह चेतावनियां भी लिखी हुई थी। सैलानियों ने देखा कि कुछ पहाड़ी औरतें गाय चराकर लौट रही थी और कुछ एक के सिरों पर लकड़ियों के भारी भरकम गट्ठर थे। चाय बागानों में कई युवतियाँ सिक्किम परिधान बोकू एक सिक्किम का परिधान है, वस्त्र है, उसे पहन करके चाय की पत्तियाँ तोड़ रही थी। उनका लाल रंग का बोकू अत्यंत सुंदर लग रहा था। यूमथांग पहुँचने से पूर्व सैलानी लायुंग में तीस्ता नदी के किनारे पर लकड़ी से बने एक छोटे से घर में रुके। लेखिका तीस्ता नदी के किनारे के पत्थर पर बैठकर प्राकृतिक सौंदर्य का आनंद लेने लगी। हिमालय सैलानियों के लिए कविता नहीं, दर्शन बन गया था। रात में उस गेस्ट हाउस में गाने की तेज धुन पर संगी साथियों ने नाचना आरंभ किया तो मस्ती और मादकता का वातावरण बन गया। 50 वर्षीय जो इनकी सहेली थी, एक मणि, जो साथ में गई थी, जानदार नृत्य को देख करके सभी आनंद मग्न हो गए। लायुंग की सुबह बहुत सुंदर थी। यहाँ के लोगों की जीविका का साधन आलू, धान की खेती और दारू का व्यापार था। लेखिका बर्फ़ देखने को ललायत थी। समुद्र तल से 14,000 फुट की ऊंचाई पर भी बर्फ़ का एक कतरा नहीं था। उसे एक सिक्किम युवक ने बताया कि कटाव में सर्तिया बर्फ़ देखने को मिलेगी।
लेखिका और अन्य सैलानी उम्मीद, आवेश और उत्तेजना के साथ कटाव की ओर चल पड़े। कटाव का रास्ता खतरनाक था। ऊपर से धुंध और बारिश थी। बादलों को चीर कर जीप निकल रही थी। खतरनाक रास्तों के एहसास ने सबको मौन कर दिया था। लगभग आधे घंटे बाद धुंध छटी। कटाव हिंदुस्तान का स्विट्जरलैंड था, लेकिन स्विट्जरलैंड घूम आई मणि ने कहा, स्विट्जरलैंड इतनी ऊंचाई पर नहीं है और न ही इतना सुंदर है। कटाव में पहाड़ बर्फ से ढके हुए थे। पहाड़ नदी से चमक रहे थे। हल्की हल्की बर्फ मोती की तरह गिरने लगी थी। सभी सैलानी अब जीप से उतरकर बर्फ पर कूदने लगे थे। सैलानी बर्फ पर लेटकर आनंद ले रहे थे। कटाव में एक भी दुकान नहीं था, लेकिन फोटो खिंचवाने की अपेक्षा उसे सारे परिदृश्य को अपने अंदर समेट रही थी। उसे लगा कि विभोर कर देने वाली दिव्यता के बीच ही हमारे ऋषि मुनियों ने वेदों की रचना की होगी। यदि अपराधी भी ऐसा सौंदर्य देख ले तो कुछ क्षणों के लिए करुणा का अवतार बुद्ध बन जाए। लेखिका और मणि के मन में तरह तरह की भावनाएं उठने लगी थी। मणि दार्शनिकों की तरह कहने लगी, ये हिम शिखर जल स्तंभ है पूरे एशिया के। देखो, प्रकृति भी किस नायाब ढंग से सारा इंतजाम करती है। सर्दियों में बर्फ़ के रूप में जल संग्रह कर लेती है और गर्मियों में पानी के लिए जब त्राह त्राह मचती है तो यही बर्फ़ पिघल पिघल कर जलधारा बन कर के हमारे सूखे कंठों को तरावट पहुंचाती है। कितनी अद्भुत व्यवस्था है जल संचय की। जब सफ़र थोड़ा और आगे बढ़ा तो इक्की दुक्की फौजी छावनियाँ दिखाई दी। थोड़ी दूरी पर ही चीन की सीमा थी। इतनी कड़कड़ाती ठंड में भी फौजी पहरा दे रहे थे ताकि हम चैन की नींद सो सके। लेखिका का मन पिघलने लगा। वह सोचने लगी कि जिन बर्फीली क्षेत्रों में बैसाख महीने में हम 5 मिनट भी ठिठुरने लगते हैं, हमारे जवान पौष और माघ में भी, जबकि पेट्रोल के अतिरिक्त सभी कुछ जम जाता है, तैनात रहते हैं। जिन सकरे और घुमावदार रास्तों से गुजरने भर से हमारे प्राण कांप उठते हैं, उन्हें बनाने में कितने लोगों ने अपनी जान दी होगी। लेखिका के लिए यह यात्रा एक खोज यात्रा थी। पूरी यात्रा चेतना और अंतरात्मा में हलचल मचाने वाली थी। अब सैलानी लायुंग से वापस युमथांग की ओर लौट रहे थे। युमथांग की घाटियाँ ढेरों प्रियता और रोडोडेंड्रो के फूल से भरी हुई थी। रोडोडेंड्रो फूल वहाँ बहुतायत में पाया जाता है। जितेन ने बताया कि 15 दिनों में ये घाटियाँ फूलों से इस प्रकार भर जाएगी कि लगेगा फूल की सेज रखी हो। जब सैलानी युमथांग पहुँचे तो थोड़े निराश हुए, क्योंकि उन्हें कटाओं के हिम शिखरों को देखने के बाद सब कुछ थोड़ा फीका लगा। लेखिका ने एक चिप्स बेचती युवती से पूछा कि क्या तुम सिक्किमी हो? तो उसने जवाब दिया, नहीं, मैं इंडियन हूँ। लेखिका को सुनकर बड़ा अच्छा लगा। भारत में विलय के पश्चात सिक्किम में पर्यटन उद्योग खूब फला फूला। जीप का रास्ता काटते हुए एक कुत्ते के संबंध में मणि ने बताया कि यह पहाड़ी कुत्ता है। ये कुत्ते केवल चांदनी रात में ही भौंकते हैं। लौटती यात्रा में जितेन यात्रियों को तरह तरह की जानकारी देता रहा। उसने गुरु नानक के फुटप्रिंट के संबंध में बताया, उनके खेदुम के संबंध में बताया। उसने बताया कि यहाँ देवी देवताओं का निवास है। करें जो भी गंदगी फैलाएगा वो मर जाएगा, ऐसी मान्यता है स्वच्छ रखने के लिए। उसने यह भी बताया कि युमथांग भी पहले टूरिस्ट स्पॉट था। सिक्किम के भारत विलय के बाद कैप्टन शेखर दत्ता ने ही इसे टूरिस्ट स्पॉट बनाया। देखिए, अभी रास्ते बन ही रहे हैं, नए नए स्थलों की खोज हो रही है। लेखिका का मानना है कि मनुष्य की इसी असमाप्त खोज का नाम सौंदर्य है। जीप आगे बढ़ने लगती है। इस तरह से लेखिका ने इस सिक्किम गंगटोक की यात्रा वृत्तांत का वर्णन किया है। बड़े ही रोचक ढंग से वहाँ की लोगों के मेहनतकश, परिश्रमी और साफ स्वच्छ रखने वाली मानसिकता, दूसरों को प्रार्थना करते हुए कि अच्छाइयों को समर्पित हो मेरा जीवन, या छोटे छोटे हाथ जोड़ करके वहाँ नेपाली युवतियाँ प्रार्थना करती है। इन सब सारी चीज़ें का वर्णन बड़ी सटीक ढंग से मधु कंकड़िया ने किया है। इस तरह से इस पाठ का
सारांश संपन्न हुआ। किसी भी तरह की समस्या हो तो निश्चित रूप से कमेंट बॉक्स में लिखें, यथाशीघ्र दूर किया जाएगा।